आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के मादा जननांग की या कहेंगे फीमेल पार्ट्स की, जिसमें हम एक प्रोसेस को अध्ययन करेंगे जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन के बाद में हम उसके भ्रूण कोश का विकास का अध्ययन करेंगे, यानी कि भ्रूण कोश का विकास यानी कि मादा अंकोद्भिद का विकास। उसके बाद में हम बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे और बीजांड के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देख लेते हैं कि गुरु बीजाणु जनन का प्रोसेस क्या है। ओके, तो गुरु बीजाणु जनन का प्रोसेस में जब बीजांड का परिवर्धन हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब जो थैलेमस होता है उससे कुछ आउट ग्रोथ निकलती हैं। वो आउट ग्रोथ पैरेनकाइमेटस सेल्स यानी कि विभाज्य ऊतकीय कोशिकाओं यानी मृद ऊतकीय कोशिकाओं का बना होता है। उससे बनता है बीजांड का न्यूसेलस। उससे क्या बनता है? बीजांड का न्यूसेलस बनता है। न्यूसेलस यानी कि बीजांड काय बनता है। बीजांड काय के बाहर की ओर जो परत होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ओके, ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है। ओके, एपिडर्मिस के नीचे वाली कोई एक कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है और अपने अंदर बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म भरकर आकार में वृद्धि कर लेती है। उसका केंद्रक जो होता है क्लियर दिखाई देने लगता है। इस तरह की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? इस तरह की कोशिका को कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल, प्राप्रासु कोशिका कहते हैं। ठीक है, आर्चीस्पोरियल सेल। यह आर्चीस्पोरियल सेल में जब वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जब वृद्धि ज़्यादा हो जाती है तब ये कोशिका मेगास्पोर मदर सेल कहलाने लगती है। क्या कहलाती है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के फलस्वरूप डिवीजन होता है और मियोसिस के फलस्वरूप इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? 4। इन 4 कोशिकाओं को हम मेगास्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोर कहते हैं। और इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर स्थित हैं। देखो धीरे धीरे यहाँ पर बीजांड का भी विकास हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये आउट ग्रोथ बनी, अब इसमें आउटर लेयर बन रही है। ठीक है, इसे कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। इसमें देखो यहाँ पर इनर इंटेगुमेंट का निर्माण हो रहा है। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, यहाँ बनेगा बीजांड द्वार। ओके, तो बीजांड द्वार की ओर की 3 कोशिकाएं डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, डीजनरेट हो जाती हैं और डीजनरेट होने के बाद जो एक कोशिका बचती है फंक्शनल मेगास्पोर, इससे आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो चलिए बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। ओके, अगला है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो वहां पर जो भी एक मेगास्पोर मदर सेल बची थी, एक्टिव मेगास्पोर मदर सेल बची थी, इधर समझाते हैं फिर इधर बात करते हैं। एक्टिव मेगास्पोर मदर सेल बची थी, उसका जो केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 1 से 2 बनाता है। ठीक है, फिर 2 से फिर समसूत्री विभाजन होता है, फिर 2 से 4 बनते हैं। और ये जो स्पोर बनते हैं ये अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, बीजांड द्वार की ओर और निभाग की ओर, यानी कलाजल इंड और माइक्रोपाइल इंड की ओर चले जाते हैं। ओके, ये देखो इधर माइक्रोपाइलर इंड दिया गया है और इधर चलाजल इंड दिया गया, यानी कि बीजांड द्वारी भाग, मतलब वो क्या बोलते हैं, चला निभागी द्वार, निभागी छोर। तो ये जो 4 बने हैं, 4 में फिर डिवीजन होता है, 4 से 8 बन जाते हैं केंद्रक, न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इन 8 न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है। ठीक है, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये एम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश है। तो यहाँ पर भ्रूण कोश का डेवलपमेंट या फिर हम मेगास्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट कह सकते हैं, यानी कि मादा अंकोद्भिद का विकास। ओके, इन 4 में से एक कोशिका सेंटर में आ जाती है, इन्हें हम सेंट्रल सेल या फिर हम कह देंगे सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं, या पोलर न्यूक्लियाई कह देंगे। क्या कह देंगे? पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो ये दोनों क्या हैं? पोलर न्यूक्लियाई हैं। और बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं होती हैं माइक्रोपाइलर इंड की ओर, उन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल। सॉरी, माय मिस्टेक। जो चलाजल इंड की ओर होती हैं उन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल, और जो निभाग की ओर होती हैं उन्हें कहते हैं सेनर्जिड सेल, और बीच में एक बड़ी सेल होती है उसे एग सेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस बीजांड जो भ्रूण कोश है उसे पलट दिया है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करके हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो कलाजल इंड होता है उस तरफ होते हैं एंटीपोडल सेल और इनकी संख्या होती है 3। इनमें भित्ति का निर्माण हो जाता है
जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बाद में धीरे धीरे संयुक्त होकर बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें एक बड़ी कोशिका जो यहाँ पर दिख रही है पूरी लंबाई में है उसे कहते हैं एग सेल, और इसके दोनों साथ में कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहते हैं सिनर्जिड सेल। एग सेल और सिनर्जिड सेल मिलकर बनाती हैं इग एपरेटस, अंड उपकरण बनाती हैं। ओके, तो अंड उपकरण में 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं यानी कि सिनर्जिड सेल्स होती हैं, और एक एग सेल होती है। सिनर्जिड सेल का काम होता है जो पराग नलिका आएगी, पोलन ट्यूब आएगी वृद्धि करते हुए, उसे रास्ता प्रदान करना, और उसके पास में पाए जाते हैं फिलीफार्म एपरेटस। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फिलीफार्म एपरेटस कहाँ पाए जाते हैं, कहना माइक्रोपायलर एंड की ओर पाए जाते हैं और सिनर्जिड कोशिकाओं के पास जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये भी पराग नलिका को आकर्षित करने में हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, हम इस प्रोसेस को समझते हैं साथ में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक के बारे में। एम्ब्रियो सेक यानी कि भ्रूण कोश का विकास समझेंगे। तो भ्रूण कोश का विकास समझने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा मतलब इस स्लाइड को पूरी तरह से समझना होगा। मैंने कहा था कि जब बीजांड का विकास हो रहा होता है तो कोई भी कोशिकाएं आउटग्रोथ बनाती हैं, उसके अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं आकार में वृद्धि कर लेती हैं, बहुत सारा भ्रूण कोश इकट्ठा करके, मतलब क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके, और वो बनाती हैं प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। क्या बनाती हैं? प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। ओके, प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल में फिर परिणत विभाजन होता है तो प्राइमरी पार्शियल सेल बनती है, प्राइमरी पार्शियल सेल बनती है, और बनता है नीचे की ओर स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पार्शियल सेल के बाहर की ओर कुछ कोशिकाएं होती हैं वो इंटेगुमेंट्स का निर्माण करने लगती हैं। ठीक है, और स्पोरोजेनस सेल से वही डिवीजन होता है, म्यूसिस डिवीजन होता है, और हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो बीजांड दिख रहा है वो आपको एनाट्रोपस टाइप का दिखाया जा रहा है, मतलब आर्थोट्रोपस टाइप का, जिसमें मुख जो होता है बीजांड द्वार जो होता है ऊपर होता है, उसी के माध्यम से इस चित्र को समझाया जा रहा है। ठीक है, आर्थोट्रोपस टाइप के। तो आर्थोट्रोपस में ऊपर की ओर बीजांड द्वार होगा, तो बीजांड द्वार की ओर की 3 कोशिकाएं डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो क्रियाशील गुरु बीजांड रह जाता है, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है, और फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो एक बार डिवीजन करता है, समसूत्री विभाजन, मियोसिस, माइटोसिस, और माइटोसिस द्वारा 2 केंद्रक बनते हैं। दोनों केंद्रक अपने अपने ध्रुव की ओर चले जाते हैं, यानी कि पोल की ओर चले जाते हैं। पोल की ओर जाकर इनमें फिर से एक बार विभाजन होता है और चार बनाते हैं केंद्रक। 4 केंद्रक में फिर एक बार डिवीजन होता है और 8 केंद्रक बना लेते हैं। 4 माइक्रोपाइल एंड की ओर और 4 होते हैं चलाजल एंड की ओर। ठीक है, इधर वाले माइक्रोपाइल हैं, इधर वाले चलाजल हैं। ओके, अब देखिए पोलर न्यूक्लियाई, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाता है। दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई कहाँ आ जाता है? सेंटर में। तो सेंटर में आए हुए न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक। और जो दोनों केंद्रक बचे थे, एक चलाजल एंड की ओर, एक बचा था माइक्रोपाइलर एंड की ओर, यानी कि निभागी द्वार की ओर और बीजांड द्वार की, निभागी द्वार की ओर और बीजांड द्वार की ओर। तो जो निभाग की ओर होते हैं ये जो, इनके ऊपर भी भित्ति का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, और अब इन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। और जो बीजांड द्वार की ओर होते हैं उन पे भी भित्ति का निर्माण हो जाता है, यानी कि बाल बन जाती है, सेल बाल बन जाती है, बाल फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो बीच वाली सेल न्यूक्लियस होता है वो बनाता है एग सेल, और जो बाहर वाली 2 कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहते हैं सिनर्जिड सेल। तो यहाँ पर एग एपरेटस का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? एग एपरेटस। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड सेल होती हैं और एक होती है एग सेल। ठीक है, लेकिन जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई था वो संयुक्त होकर क्या बनाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें इस चित्र में थी, कुछ चीजें उस चित्र में थी, दोनों चीजों को कंबाइंड करके समझाया है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आगे दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना को समझ लेते हैं। बीजांड की संरचना को देखने पर जब उसकी टीएस देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। इनसे जरा ध्यान समझते हैं हम लोग। ठीक, ठीक है, इसे ध्यान समझते हैं। तो देख लेते हैं, बीजांड जो होता है अंडाशय में चिपका रहता है प्लेसेंटा से,
उसे कहते हैं फंसिल। जिस संरचना द्वारा प्लेसेंटा से चिपका रहता है उसे हम बीजांड ग्रंथ कहते हैं, यानी कि फंसिल कहते हैं। ओके, या फनक्यूलस कहते हैं। फनक्यूलस से ऊपर की ओर एक उभार दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, उसे हम कहते हैं रेफी। ठीक है। और जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर पाई जाती है, पूरा एरिया होता है, वो होता है मर्स्टमेटिक यानी कि मृद ऊतक कोशिकाओं से बना होता है, उसे कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर की ओर यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया वो एनाट्रोपस टाइप का बीजांड दिखाया गया है। ठीक है। बीजांड में ऊपर की ओर जो होता है वो होता है चलाजल इंड यानी निभागी छोर होता है। निभागी छोर से 2 अध्यावरण निकले रहते हैं। कितने निकले? 2। इन्हें कहते हैं क्या? इंटेगुमेंट कहते हैं। एक आउटर इंटेगुमेंट होता है, एक इनर इंटेगुमेंट होता है। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, यानी कि बाह्य परत और अंतः चोल, बाह्य परत अंतः परत। तो इंटेगुमेंट से घिरा हुआ, जहां पर बीजांड इंटेगुमेंट से नहीं घिरा होता है उसे कहते हैं माइक्रोपाइलर इन, मतलब माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है। बीजांड द्वार की ओर कोशिकाएं पाई जाती है, सिनर्जिड सेल और एग सेल, ये बनाते हैं अंड उपकरण। और यहाँ पर जो बीच में संरचना दिख रही है वो है तुम्हारा एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश है। इसी में बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जो दोहरा निषेचन में हेल्प करता है और भ्रूण पोष का निर्माण कर लेता है। और निभाग की ओर, इस तरफ निभाग है तो निभाग की ओर क्या पाई जाती है? एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं। निभाग की ओर क्या पाई जाती है? एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं। बीच में जहां पर बीजांड ग्रंथ से जुड़ा रहता है उस एरिया को हाइलम कहा जाता है। ओके, तो आपको आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। ठीक है, ये एनाट्रोपस टाइप का बीजांड दिखाया गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल यानी कि बीजांड के प्रकार की। तो इस चित्र के माध्यम से आप बीजांड को समझने का प्रयास करें। ओके, देख लेते हैं कि ये बीजांड के प्रकार में कौन। यहाँ पर बीजांड जो है 6 प्रकार के दिखाए गए हैं। नंबर 1 जो फर्स्ट टाइप है वो आर्थोट्रोपस टाइप का है। इसमें जो होता है माइक्रोपाइल, जो होता है माइक्रोपाइल और हाइलम, निभाग जिसे कहते हैं चलाजा। तो चलाजा और माइक्रोपाइल और बीजांड व्रंत यानी कि फंसिल की उपस्थिति के आधार पर बीजांड को 6 भागों में बांटा है। ठीक है, उनकी संरचना के आधार पर या पोजीशन के आधार पर 6 भागों में बांट लिया गया। डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल को समझते हैं। जो पहले टाइप का ओव्यूल है उसे कहते हैं आर्थोट्रोपस टाइप का, दूसरे टाइप का जो है उसे कहते हैं एनाट्रोपस टाइप का, तीसरा जो है उसे कहते हैं हेमी एनाट्रोपस टाइप का, और जो चौथे प्रकार का उसे कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस, और जो 5वें प्रकार का उसे कहते हैं एम्फीट्रोपस, और छठे प्रकार का उसे सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें माइक्रोपाइल, इसमें जो होता है बीजांड द्वार और निभाग और बीजांड व्रंत तीनों एक सीधी रेखा में रहते हैं। ठीक है, इस तरह के बीजांड को हम क्या कहते हैं? कहते हैं आर्थोट्रोपस टाइप का बीजांड कहते हैं। ओके, अच्छा, ये जो नीचे की ओर सेकंड बी वाला है, बी वाला जो है, तो बी वाले में बीजांड व्रंत के अधिक वृद्धि कर लेने से इसका जो माइक्रोपाइल होता है जो बीजांड के नजदीक, बीजांड व्रंत के नजदीक आ जाता है, यानी फंसिल के नजदीक आ जाता है। जो देखो माइक्रोपाइल है ये वाला, और ये किसके पास आ गया? फंसिल के पास घूम कर आ जाता है। लेकिन इस तरह के बीजांड में जो होता है माइक्रोपाइल और क्या बोलते हैं निभाग, जिसे कहते हैं कलाजा, चलाजा, ये दोनों सीधी रेखा में रहते हैं। ठीक है, जनरली 80% प्लांट्स में इसी तरह का बीजांड पाया जाता है। ओके, जैसे मटर है, सोलेनेसी कुल के प्लांट्स में देखने को मिलता है। जो आर्थोट्रोपस टाइप का है, इस तरह का बीजांड हमें देखने को मिलता है कैप्सेला में। ओके, कैप्सेला है, और जो लौंगी मिर्च जिसे कहते हैं उसमें देखने को मिलता है। अगला आ जाता है कि नंबर सी वाला, जिसे कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। तो कैम्पाइलोट्रोपस में जो होता है कि रेफी बन जाता है। ये जो उभार दिख रहा है आपको, इसे रेफी कहते हैं। और बीजांड व्रंत में रेफी, तो उसमें कुछ 90 अंश का कोण बनाकर, मतलब बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत के बीच समकोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। इस तरह के बीजांड को हम क्या कहते हैं? हेमी एनाट्रोपस, यानी कि आधा मुड़ा हुआ है, हेमी एनाट्रोपस होता है। इसमें बीजांड द्वार और चलाजा एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन बीजांड व्रंत और चलाजा और उसके बीच में 90 अंश का कोण रहता है। ओके, अगला आता है कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, कैम्पाइलोट्रोपस। तो यहां पर कैम्पाइलोट्रोपस दिखाया जा रहा है आपको, डी वाला जो है वो है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में जो बीजांड, न तो बीजांड व्रंत, न ही कलाजा और न ही, हाँ सॉरी, इसका एक विशेषता है, मेन जो विशेषता है इसका, जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है
घोड़े की नाल के आकार का होता है। इसका एम्ब्रियो से कैसा है? घोड़े की नाल के आकार का होता है। और जो एम्फिट्रोपस टाइप का होता है उसमें ना तो चलाजा, ना ही माइक्रोपाइल और ना ही क्या बोलते हैं उसे बीजांड व्रंत, एक भी कोई सीधी रेखा में नहीं होते, सब तितर बितर होते हैं। ठीक है, अगला आता है सर्सिनोट्रोपस। जो सर्सिनोट्रोपस होता है उसमें बीजांड व्रंत इतनी वृद्धि कर लेता है, बीजांड व्रंत इतनी वृद्धि कर लेता है कि वो घूमकर पहले एनाट्रोपस बनता है, फिर आर्थोट्रोपस पोजीशन में आ जाता है। देखो यहाँ पर बीजांड व्रंत इतनी वृद्धि कर गया कि एनाट्रोपस से फिर आर्थोट्रोपस बन गया। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।